हाय दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रूही खान और आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ प्यास खून की कहानी का चौथा एपिसोड, जिसके राइटर हैं सोहराब अंसारी। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पहले पुराने एपिसोड सुन लें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर बिना किसी देर के। डॉक्टर कुलकर्णी एक इंजेक्शन हाथ में लेता है और बिट्टू की गर्दन में लगा देता है। बिट्टू जोर से चीखता है, आह, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? बस एक इंजेक्शन दिया है तुम्हें जो तुम्हारे खून को मेरे पीने लायक बना दे और तुम्हारी उम्र मुझे मिल जाए। डॉक्टर कुलकर्णी ये कहते हुए हंसता है और एक बड़ा सा कपड़ा बिट्टू के मुंह में ठूसते हुए शंभू से कहता है, ये इतना शोर कर रहा है, कहीं इसकी चीख कोई सुन ना ले। हम तो भूल ही गए कि यहाँ 5 लोग और हैं। इधर सुखदेव और रिया बिजी थे एक दूसरे के साथ कि तभी उन्हें एक घुटी हुई चीख सुनाई देती है। ये बिट्टू की आखिरी चीख थी जब डॉक्टर कुलकर्णी ने उसे इंजेक्शन दिया था। सुखदेव, तुमने कुछ सुना? रिया सुखदेव से पूछती है। क्या तुमने भी चीखने की आवाज सुनी? सुखदेव रिया से पूछता है और दोनों ही हाँ में सर हिलाते हैं। पर यह आवाज कहां से आई? ऐसा लगा जैसे इस टेबल के नीचे से आवाज आई हो। रिया जिस टेबल पर बैठी थी उसके नीचे इशारा करते हुए बताती है। रिया एक टेबल पर बैठी थी और सुखदेव रिया के सामने खड़ा था। रिया झट से टेबल से उतर जाती है और मोबाइल की टॉर्च से टेबल के नीचे देखती है। टेबल के नीचे एक 3 फीट का लकड़ी का ढक्कन जैसा कुछ था जिस पर लोहे की गोल कड़ी लगी हुई थी। सुखदेव भी उसे देखता है। रिया, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? सुखदेव रिया की आंखों में देखते हुए पूछता है। ये लकड़ी का दरवाजा है जिसके नीचे शायद कोई अंडरग्राउंड रास्ता है। रिया सुखदेव से कहती है, मुझे तो अब डर लग रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से और राकेश को इस बारे में बताते हैं। रिया सुखदेव को वापस चलने के लिए कहती है। पर हमने वो चीख सुनी थी ना, हमें देखना चाहिए, पहले शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। सुखदेव रिया से कहता है। सुखदेव, हम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, चलो अब यहाँ से। ये कहते हुए रिया सुखदेव का हाथ पकड़ती है और उसे दरवाजे की तरफ खींचती है। रिया और सुखदेव अभी दरवाजे के पास ही पहुंचे थे कि तभी सुखदेव के सर पर पीछे से वार होता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। रिया ये देखकर जोर से चीखती है। उसके बाद रिया के सर पर भी सामने से एक जोरदार वार होता है और रिया भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। शंभू टेबल के नीचे वाले दरवाजे से बाहर आ चुका था अपने शिकार की तलाश में, और ये उसकी किस्मत ही थी कि उसे 2 शिकार बहुत ही आसानी से मिल गए थे। टेबल के नीचे का रास्ता जमीन के अंदर से कोठी के तहखाने तक जाता था। शंभू ने बारी बारी करके दोनों की बॉडी को टेबल के नीचे वाले रास्ते से तहखाने की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उसने पहले सुखदेव की बॉडी को नीचे उतारा और फिर रिया को नीचे उतारा। इधर रेनू और राकेश बोट से झील के किनारे आ चुके थे। तानिया थोड़ी डरी हुई थी और गुस्से में भी थी। तानिया, तुम ठीक हो? रेनू ने तानिया से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तानिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बाकी लोग कहाँ हैं? राकेश ने तानिया से पूछा। मजे कर रहे होंगे आपस में, और क्या? तानिया जवाब देती है। क्या मतलब है तुम्हारा और तुम गुस्से में क्यों हो? रेनू एक बार फिर तानिया से पूछती है। यार, गार्डन के बीचों बीच एक कमरा है, वो लोग वहीं हैं। मैं उन लोगों को प्राइवेसी देने के लिए खुद यहाँ आ गई। तानिया रेनू को जवाब देती है।
हद हैं ये लोग भी, राकेश रेनू से कहता है। अच्छा चलो अब हवेली की तरफ चलते हैं, राकेश ने उन दोनों से कहा। उन लोगों को लिए बगैर, तानिया राकेश से कहती है। मुझे डराकर भगा दिया और मैं उन लोगों को मज़े करने दूं? बिल्कुल नहीं। तानिया मन ही मन सोच रही थी कि राकेश कहता है, अभी तुमने ही तो कहा कि वो दोनों मज़े कर रहे होंगे। हाँ तो ये भी कोई जगह है? हम लोग ऐसे हवेली जाएंगे तो तुम्हारे पापा अंकल क्या सोचेंगे? तानिया राकेश से कहती है। हाँ तानिया की ये बात भी तो सही है, रेनू तानिया के समर्थन में कहती है। तो फिर चलो उन लोगों को लेने चलते हैं। ये कहते हुए सभी गार्डन के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर सुखदेव और रिया को होश आता है और वो लोग खुद को चेयर्स में लॉक पाते हैं। उनके हाथ और पैर दोनों लॉक थे। ये चेयर्स बिल्कुल वैसी थीं जो पुराने ज़माने में कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यूज़ की जाती थी और जिन पर अपराधियों को मौत की सज़ा दी जाती थी। ये हम लोग कहाँ हैं? सुखदेव की आंख खुलते ही उसकी जुबान से ये बात निकलती है और रिया भी होश में आ जाती है। दोनों अपने सामने नौकर शंभू और डॉक्टर कुलकर्णी को देखते हैं। एक तरफ बिट्टू भी चेयर में लॉक था और वो होश में नहीं था। उसकी कलाइयों में ड्रिप लगी हुई थी जिसके जरिए उसका ब्लड एक बोतल में जमा हो रहा था। डॉक्टर कुलकर्णी हाथों में कुछ उपकरण लिए हुए था और बिट्टू की बॉडी से निकले हुए ब्लड में कुछ मिला रहा था। डॉक्टर कुलकर्णी ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाले कपड़े पहने हुए था और उसके हाथों में सर्जिकल ग्लव्स थे। ये क्या किया है तुमने बिट्टू के साथ? वो होश में क्यों नहीं है? हम लोगों को तुमने ऐसे क्यों कैद कर रखा है? सुखदेव चिल्लाते हुए डॉक्टर कुलकर्णी से पूछता है, पर डॉक्टर कुलकर्णी उनकी बातों को अनसुना कर देता है। हम आपके बेटे राकेश के दोस्त हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ये सब? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। सुखदेव और रिया डॉक्टर कुलकर्णी से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इधर तानिया, राकेश, रेनू गार्डन वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं। कमरे की लाइट जल रही थी, शायद शंभू जल्दी में लाइट बंद करना भूल गया था। देखो कमरे की लाइट जल रही है, दोनों अंदर ही होंगे, बेशर्म लाइट ऑन करके। तानिया ये सब बोलती हुई कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर जैसे ही तीनों कमरे के अंदर जाते हैं तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, ये तो कितनी खतरनाक जगह है। तानिया कमरे का नजारा देखते हुए कहती है, ऐसी जगह पर भला कोई कैसे मेकआउट कर सकता है? तानिया बात बदलते हुए कहती है, इडियट, वो दोनों यहाँ हैं भी नहीं। कमरे का नजारा देखकर वो लोग भी डर के मारे यहाँ से निकल गए होंगे। रेनू तानिया से कहती है, निकल गए होंगे? पर इस रास्ते से हमने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा। राकेश रेनू से कहता है। इतना बड़ा गार्डन है, वो लोग निकल गए होंगे किसी और रास्ते से। रेनू की बात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि तानिया कुछ देखकर हैरत और खौफ के मिले जुले भाव में कहती है, गाइस वो देखो। तानिया राकेश और रेनू को जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जिस पर ताज़ा खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। ओह माय गॉड, रेनू की आंखें खौफ से फैल जाती हैं। यही हाल राकेश का भी था। ऐसा लगता है यहाँ से किसी को घसीट कर ले जाया गया है, राकेश दोनों से कहता है, क्योंकि ज़मीन पर खून के जरिए साफ जाहिर हो रहा था कि किसी को घसीट कर ले जाया गया है। ये खून के निशान उस टेबल के नीचे से गए हैं। रेनू टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है। राकेश टेबल की तरफ झुकता है और लकड़ी के गोल लोहे के कड़े को हाथों से खींचता है और सामने नीचे जाने का रास्ता देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ओह माय गॉड, नीचे तो कोई गुप्त रास्ता या तहखाना लगता है। तानिया दरवाजे के नीचे रास्ता देखकर कहती है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और सब कुछ बहुत ही रहस्यमय लग रहा है। राकेश कहता है।
आई थिंक वी नीड टू फाइंड दिस आउट बिफोर इट्स टू लेट। सुखदेव और तानिया ज़रूर किसी मुसीबत में हैं। ये खून के धब्बे इस बात के साफ गवाह हैं। रेनू ने तानिया और राकेश से कहा। मुझे लगता है पहले मुझे पापा को ये सब बताना चाहिए, राकेश ने कहा। पर तब तक बहुत देर हो गई और हम भी किसी मुसीबत में पड़ गए तो? तानिया ने राकेश और रेनू से कहा। तानिया की ये बात दोनों को सही लगी। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, रेनू ने कहा। क्या? कैसा आइडिया? राकेश रेनू से पूछता है। हम में से एक डॉक्टर कुलकर्णी अंकल और बिट्टू के पास हेल्प के लिए जाएंगे और हमें 2 लोग नीचे सुखदेव और रिया को ढूंढने जाएंगे। रेनू राकेश और तानिया से कहती है। ठीक है, तो हम में कौन जाएगा? राकेश दोनों से पूछता है। मैं जाऊंगी और जल्द से जल्द हेल्प लेकर आऊंगी। तीनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं। तानिया जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाती है और राकेश और रेनू नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं। राकेश, ये तो कोई सुरंग है, रेनू राकेश से कहती है। हाँ, पर ये सुरंग जाती कहाँ तक है? मैं यहाँ आया ना होता तो कभी सपने में भी नहीं सोच पाता कि इस जगह में कैसे कैसे रहस्य छुपे हैं, राकेश रेनू से कहता है। तुम्हारे पापा सालों से यहाँ रहते हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा इस जगह के बारे में, रेनू राकेश से कहती है। अब ये तो मेरे पापा ही जाने, और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इधर सुखदेव और रिया डॉक्टर कुलकर्णी से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। शंभू सुखदेव और रिया के सामने ही बिट्टू की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इधर डॉक्टर कुलकर्णी एक इंजेक्शन तैयार करता है और रिया की तरफ बढ़ता है। देख लो, थोड़ी देर बाद यही तुम दोनों का फ्यूचर है। डॉक्टर कुलकर्णी बिट्टू के टुकड़े टुकड़े हुए शरीर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है और फिर रिया की गर्दन में एक इंजेक्शन गड़ा देता है। ये क्या किया तुमने रिया के साथ? सुखदेव चीखते हुए पूछता है। वही जो बिट्टू के साथ किया, वही जो अब तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं, और वही जो अब तक न जाने कितनों के साथ किया और कितनों के साथ करने वाला हूं। इतना कहते कहते डॉक्टर कुलकर्णी दूसरा इंजेक्शन सुखदेव की गर्दन में गड़ा देता है। नौकर शंभू एक एक कर बिट्टू को बोटियों में बदल रहा था और एक बड़े से ट्रे में सजा रहा था। जैसे शादी में बारातियों के लिए मटन काटे जाते हैं, ठीक वैसे ही बिट्टू अब पूरी तरह से बोटियों में तब्दील हो चुका था। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करें। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे ऐसे ऐसे राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।